अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं महफ़िल मौसीकी से, जिसमें मौसीकी की मुख्तलिफ़ शाखों के जय्यद और मुस्तनद नाम बल्कि असातिज़ा कराम के नाम शामिल हैं। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा। जुनैद मियाँ, वही नाकदरी यानी बेकदरी का तसलसल आज तक कायम है। देखिए, हम तो हर त्योहार पे, हर दिन दिहाड़ पे याद दहानी के तौर पे दरखास्त भी भेजते हैं हुक्काम वाला को कि हमें भी पाकिस्तान की, अपने प्यारे वतन की खिदमत करने का मौका फराहम किया जाए। ते करो खिदमत, सिंध च पानी आया, जाके कड्डो उस्ताद शगीर्द। एक मिनट ठहरो, दूध से मलाई उठाने वाले कफगीर, एक मिनट ठहरो। बेटा, बात ये है कि इस दफा भी जब पीएसएल का तराना बनने के लिए फैक्ट्री में जा रहा था, फैक्ट्री तो हमने दरखास्त की। देखिए हमें थोड़ी सी तस्हीह फरमा ले, फैक्ट्री में नहीं जा रहा था, किसी स्टूडियो में जा रहा होगा। बेटा नहीं, आजकल फैक्ट्रियां ही लगी हुई हैं। वो कहाँ गले से फन निकालने वाला दौर रह गया। अब तो फैक्ट्रियां ही हैं, मशीन पे ही आवाज को ऊंचा नीचा सीधा पदरा कर लिया जाता है। बहुत अच्छा गाया उस बच्चे ने, आसिम अजहर ने बहुत अच्छा गाया, इसमें कोई शक नहीं कि सुरीला है। मगर अगर हमसे आशीर्वाद लिया होता, हमारी 3-4 क्लासें उसने अटेंड की होती, तो साथ चले हमारी भी इज्जत रह जाती। जरा क्लासिकल टच हो जाता। अब देखिए, शकीरा जी ने बाका बाका गाया। भाई, शकीरा जी को तो सबने देखना ही था, पीछे 4 हमारे जैसी भी नजर से गुजर गई। आसिम अजहर मियां को तो सारी दुनिया देख सुन नहीं रही है। अगर साथ हम भी बैठ जाते तो हम भी नजर से गुजर जाते। शकीरा ने वाका वाका गाया था और मशकीज़ा ने काका काका गाया। बात आप फिर हंसी मजाक की तरफ ले गए। नहीं, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, आप जरा गौर तो फरमाए। शकीरा ने वाका वाका गाया, मशकीज़ा ने काका काका गा के मुकाबला किया। भाई, इन्होंने कहाँ से काका काका गाना था? इनकी तो अभी शादी नहीं हुई, ये तो दूसरे के काकियों के फंक्शन पे ही गा गया। और अकेले ही वक्त गुजार दिया एक बेरी के नीचे बैठकर। जी हाँ, और उस बेरी से इनको साया भी हो चुका है। आप जानते हैं कि मौसूफ साथ एक बुजुर्ग से इलाज भी करवा रहे हैं। असल बात बताएं, उसी बेरी के नीचे शाम के वक्त ये आमल बाबा बन के बैठते हैं और तबंटू कमाते हैं। इतने पैसे। जुनैद मियां, ये ना कहिए। माशाल्लाह, आजकल तो इनके छोटे भाई पूरी दुनिया में अपनी गायकी की वजह से जलील हो रहे हैं। कौन? चाहत फतेह अली खान। वो जो इंग्लैंड में होते हैं, इनके छोटे भाई हैं। वो बोले भाई हैं हमारे। मैं कहता हूँ कि ऐसा वो पीएसएल का तराना गाया उन्होंने, उस तराने में जो उन्होंने झंडे और डंडे का जिक्र किया है, बहुत से लोग झंडे में से डंडा निकाल के उनको दाद देना चाहते हैं। अच्छा, आप ज्यादा बेसुरे हैं या आपके भाईजान? भाईजान नहीं, वो तो फतह कर गए हैं पूरी दुनिया। अच्छा, उन्होंने बेसुर्गी को फतह कर लिया है। अब बाबू जी, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰੈਫਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਸੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਸੀਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਮਸੀਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि हाँ तो सुनाए ना मौसीकी। मैं तो सुनाਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ। कोई नहीं बोलेगा बीच ਲਓ में। ਬਾਬੂ ਜੀ, हाँ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੋਲ ਪਣੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਇਨਾਤ ਗੁਲੂਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। गयल जी गयल, सुन लो गयल। ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈ ਗਿਆ।
पहले मौसीकी तो हुई ना। भाई खुदा वास्ते मौसीकी की जान छोड़ दीजिए, देसी दवाइयों का कारोबार कीजिए, अच्छा चलेगा आपका। ओ खान साहब इन्ना जोर ला के मेरे उस्ताद ने गाना गाया, अपना भी तो उस्ताद देखो, ना पता लगता बंदा ते ना पता लगता अफ्रीका दी बेवा है। भाई यही तो अर्ज करना चाहते हैं कि आपके उस्ताद मोहतरम ने गाना तो जोर लगा के गाया है जी। देसी दवाइयों का कारोबार करे, जोर नहीं मांगेगा, चूंकि खुद शक्ल से ही किसी माजून के रिश्तेदार लगते हैं। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਜੂਮੀਓ। बुजुर्गों, बातों के अलावा आपको कुछ आता है? आपने कभी कुछ गाया है, किसी को कुछ सुनाया है? बेटा आपको भी कभी छींक और खांसी के अलावा कुछ आया है? ਬਾਬੂ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਕੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਮਸੀਕੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਸੀਕੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਸੀਕੀ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਕੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਮਸੀਕੀ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਕੀ। मेरा ख्याल है आपने ये अल्फाज किसी से सुन के याद किए हुए। बेटे दरियाओं की मौसीकी नहीं होती, दरियाओं की मछली होती है। पहाड़ों की मौसीकी नहीं होती, पहाड़ों की जड़ी बूटी होती है। और आसमानों की भी मौसीकी नहीं होती, फरिश्ते होते हैं। और आपके फरिश्तों को भी नहीं पता कि मौसीकी क्या होती है। क्या कहने बेटा। बहरहाल आपसे बहुत बेहतर गाते तो है ना। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ आपकी करे। तो आज तक खामोशी नहीं टूटी। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। जिंदगी में तो आहा, सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी। असल में सिगरेट पीने की वजह से फेफड़े खराब हो चुके हैं, सांस नहीं भरती फेफड़ों में। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ओ बेटा किसी वक्त मिट्टी का घड़ा उठाएं तो नीचे से तुम जैसा जानवर भी निकल आता है। और बंगड़े डालता हुआ दौड़ जाता है। हम सच बता रहे हैं जुनैद मियाँ, अब फेफड़ों में हवा नहीं भरती। तो बुजुर्गों, वो आपको कली करने वाली मश्क ले दें। वैसे आपस की बात है। देखिए अगर आप जैसे क्लासिकल मौसीकार जो हैं बड़े बड़े, उनके फेफड़े ही जवाब दे गए तो आप इस शोबे को खैर बात कह दें। भाई सिर्फ इस शोबे में फेफड़ों का ही काम नहीं, मिन्नत तरला भी कोई चीज होती है। खुदारा हमारी पिछली कारकर्दगी को मद्देनजर रखा जाए। खुदारा चौधरी निसार बनने की कोशिश न कीजिए। नहीं, क्या पिछली कारकर्दगी आपकी? और जनाब हमारे दादा हजूर इशा के बाद गाना शुरू करते थे और फजर तक गाया करते थे। और दादा गाया करते थे, आपका क्या कमाल था उसमें? भाई दादा जब गाते थे तो खान साहब उनके घुटने पे बैठे होते थे। ये क्या कारकर्दगी है? भाई इतने बड़े गवैये के घुटने पे कोई आम बच्चा तो नहीं बैठ सकता। अजीब बात है। हमारे दादा हजूर को तो छोड़िए, हमारे अब्बा हजूर 20-20 मिनट की तान लगाया करते थे। 20 मिनट की तान? मैं पूछ रहा हूँ आप क्या करते थे? भाई जब 20 मिनट की तान लगाते थे बड़े खान साहब, तो सिक्कों की बारिश शुरू हो जाती थी। और वो सारी बारिश खान साहब ही समेटते थे। पैसे उठाना कौन सा फन है? पैसे उठाना ही तो सबसे बड़ा फन है बाबूजी। दरी के नीचे सिक्का चले जाता था तो पांव का अंगूठा अंदर दरी के नीचे डाल के और उंगली के साथ सिक्का पकड़ के निकालना, इससे बड़ा कौन सा बड़ा फन है? मुझे लगता है आपके उस्ताद मुकर्रम पहले दरी के नीचे से ही निकालते थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी जब प्रैक्टिस हो गई तो फिर दूसरों की जेबों से भी निकालते थे। अशरफी ऐसा हरगिज नहीं। अल्लाह के फजल से हमेशा आर्ट बेचा है, कभी कोई मनफी काम की सोच भी नहीं सोची। नहीं, ये तो है, सारी जिंदगी लाजमन पैसे पकड़ते रहे हैं, मगर अपने फन के पैसे। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ? अबे ओ मज की पूछ, वो भैंस तो हमें नवाब अली कुली खान ने तोहफे में दी थी।
नहीं, एक मिनट, अगर नवाब अली कुली खान ने वो भैंस आपको तोहफे में दी थी तो बाद में उसी नवाब अली कुली ने आप पे पर्चा क्यों करवाया था? भाई जुनैद मियाँ, वो वाकई नवाब साहब ने भैंस तोहफे में दी थी। वो जो थाने में पर्चा दर्ज हुआ था, वो असल में खान साहब हल्की सी लालच में आ गए। क्या मतलब? भैंस खोलने लगे तो साथ एक नवाब साहब का छतरा भी बंधा हुआ था। इन्होंने आंख बचा के वो छतरा खोल के अपनी कमीज में घुसेड़ लिया। अच्छा, शू मई किस्मत, जब वहां से निकलने लगे तो बकरे ने कमीज के अंदर से पहाड़ी राग में मिनमनाहट कर दी। और नवाब साहब को पहाड़ी राग की पहचान थी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा छतरा नहीं, सॉरी वक्फा। हमारे साथ रहिएगा। वो नेगेटिव, वो नायाब नहीं है, वो वैसे बेशकीमत है। वो नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ना, वो सबको दे सकता है ब्लड। यार जुनैद, बड़ी ही जहालत है इस हवाले से हमारे यहाँ, ये सेहत के हवाले से। ये पिछले दिनों एक मिलने वाले थे अजीज, वो अस्पताल में थे, तो मैं उनकी अयादत के लिए गया, तीमारदारी जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन था, तो डॉक्टर साहब ने कहा जी जल्दी से ए नेगेटिव जो ग्रुप है ना उसका ब्लड का, वो खून चाहिए तो जल्दी से बंदोबस्त करें। अच्छा। वहां मेरा ख्याल है उनके मिलने गिलने वाले जो रिश्तेदार खड़े थे, वो कुछ 14-15 बंदे थे अस्पताल में। किसी को भी नहीं था पता कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। वो पूछना शुरू हो गए, जी आपका ब्लड ग्रुप पता नहीं जी, टेस्ट करा लो। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार कि हमें ये एक बेसिक चीज है हेल्थ के हवाले से कि ब्लड ग्रुप क्या है। वो बल्कि शनाख्ती कार्ड पे लिखा होना चाहिए। अच्छा, शनाख्ती कार्ड में शायद भले वक्तों में लिखा जाता था या खाना जरूर होता था, अब भी शनाख्ती कार्ड से तो वो खाने गायब कर दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस पे, लाहौर में जो ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे, इन पे भी खाना मौजूद है ब्लड ग्रुप का, लेकिन अक्सर वो खाली छोड़ दिया जाता है। मगर वो खाना खराब है ना जी, खाना खराब है, खाली लिखा नहीं होता। फायदा क्या? और शनाख्ती कार्ड पे, आईडी कार्ड पे भी लाजमन होना चाहिए। लाजमन लिखा होना चाहिए यार। मेरा मतलब है मलक बाटा राई लिखे या जरूरी नहीं होता। जात लिखी है, ब्लड ग्रुप नहीं लिखे। ब्लड ग्रुप अंदाजा करो यार। तो बहुत खतरनाक चीज है ये। अल्लाह ना करे किसी को ब्लड देने का तो चलो छोड़ें, ब्लड की अगर जरूरत पड़ जाए जिसको भी, अब उसका फौरी तौर पे देखें जी, उसके कार्ड पे देख लें उसका क्या ग्रुप है और फौरी तौर पे वो बंदोबस्त हो। हमारे यहाँ मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस हवाले से कोई सर्वे तो मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि जितने फीसद लोगों को अपने ब्लड ग्रुप का नहीं पता जी जी, उतने फीसद बाहर लोगों को, यूरोप में उतने फीसद लोगों को पता होगा। यानी 80 से 90% लोगों को बाहर अपने ब्लड ग्रुप का पता होगा। यहाँ पे 80 से 90% लोगों को नहीं पता होगा। और बहुत अफसोस की बात है यार ये। देखिए, फौरी तौर पे पेशेंट को खून चाहिए, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे नहीं लिखा हुआ, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के बाद यानी आधा घंटा तो ब्लड मैचिंग तो फिर भी होनी होती है, लेकिन जो ब्लड डोनर है उसको तलाश करते हुए तो टाइम लगेगा ना, तो वो हमें एहसास ही कोई नहीं। अच्छा, फिर खून देने में हम परले दर्जे के कंजूस हैं। ये जो दुनिया के 8 बड़े मुल्क हैं ना, जो अमीर मुल्क कहलाते हैं, जो इस वक्त दुनिया की गालिबन 40-45% दौलत पे काबिज मुल्क जिनको कहा जाता है, वो खून देने में इंतहाई फैयाज हैं। वहां पे हर जो दूसरा बंदा है वो खून देता है, ठीक है। 50-60% से ज्यादा लोग बाकायदगी से खून देते हैं। शायद उतने खून की जरूरत नहीं है जितना वो दे देते हैं। जी, वो तो कहते हैं कि सेहत अच्छी रहती है। हाँ, हमारे यहाँ रेगुलर खून देने वालों की तादाद जो है वो 1% से भी कम है। देखो ना जरा, चलो जुर्फी ना खून दे तो समझ आती है, क्योंकि ये अकेला जाके खून दे नहीं सकता। इसके साथ एक बंदा होना चाहिए जो टांगों से पकड़ के इसको ऐसे करे। अच्छा, आपको ना इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। इंसान जब खोजता है बात चीज़ों को, तो ये ब्लड ग्रुप जो है इतनी बुनियादी चीज़ है, ये कोई बहुत सदियों पुरानी ये रवायत नहीं है डॉक्टरी में कि सदियों से ये रिवाज चला आ रहा है। ये मतलब पहले जो है ना, ये गालिबन 1901 में ब्लड ग्रुपिंग की गई थी। यानी पिछली सदी के अवाइल में बाकायदा
ये जो 8 बुनियादी ब्लड ग्रुप्स हैं ना, इनको क्लासिफाई किया गया था। उससे पहले जो है वो गालिबन 1880 की दहाई में डॉक्टर विलियम हेल्स्टेड था। इसने इत्तफाकी तौर पे ये यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का तरीका ईजाद किया था। उसकी बहन को जचगी के बाद खून की अशद ज़रूरत थी और वो तकरीबन मौत के मुंह में पहुंच गई थी, तो उसने अपनी बाजू से खून निकाल के अपनी बहन को दिया था बगैर ब्लड, उसको कोई ब्लड ग्रुप का नहीं पता था, और उसकी बहन जो है वो फौरी तौर पे रिकवर कर गई थी। तो वो पता चला बहन भाई थे, ग्रुप बहन भाई थी। अच्छा, इससे पहले 17वीं सदी के मिड में कहीं पे डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट था, नाम से मेरा ख्याल फ्रेंच है तो फ्रेंच ही होगा वो। तो डॉक्टर विलियम हेल्स्टेड ने तो इंसान से इंसान को किया था ना, लेकिन पहली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन थी उसका क्रेडिट डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट को इसलिए जाता है कि उसने एक इंसान को भेड़ का खून लगाया था और वो क्लिक कर गया, वो कामयाब हो गया। अच्छा। भेड़ का खून, हाँ जी। हजरत को थोड़ी सी मेरा ख्याल है नुक्स सुनाया पड़ गया था वो, उसके बाद को से बात मारता था ना रशीद, वो आगे से करता था। अच्छा, दूसरी बात सुनो ना, उसी डॉक्टर ने फिर दोबारा ये तजर्बा किया, वो नाकाम हो गया। उसने भेड़ का खून एक और इंसान को लगाया, उसमें फौरी तौर पे खून के लोथड़े बन गए। फिर पता चला कि यार हर बंदे को हर चीज का खून इस तरह नहीं लगाया जा सकता। फिर अल्टीमेटली ये 1900 समथिंग में जाके 1901 में गालिबन 1901 से लेके 1910 तक ये फिर बाकायदा ये तजर्बात जब किए गए, फिर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जब ग्रुप्स बने, फिर ये बात सामने आई कि ये 8 ब्लड ग्रुप हैं और ये फ़लाँ ग्रुप जो है फ़लाँ को लगाया जा सकता है, फ़लाँ ग्रुप फ़लाँ को लगाया जा सकता है। इसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेनर को। इसको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये असल में इसकी जो वजह शोहरत थी ना, वो ये काम कर रहा था ब्रेस्ट कैंसर पे, ठीक है, और इसने फिर ये कारनामा सर अंजाम दिया था। और लेकिन ये इस अकेले बंदे का कारनामा नहीं था, उस वक्त पूरी दुनिया के जो डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स और जो साइंटिस्ट थे वो इन्वॉल्व हो गए थे। फिर उन्होंने ये 8 ब्लड ग्रुप बनाए थे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे ज्यादा नायाब कौन सा ब्लड ग्रुप है, बताएं। ओ नेगेटिव नहीं, वो जिस वजह से आप कह रहे हैं ना कि ओ नेगेटिव, वो नायाब नहीं है, वो वैसे बेशकीमत है। वो मैं बताता हूं कि क्यों। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ना, वो सबको दे सकता है ब्लड, सबको दे सकता है, लेकिन उस बेचारे को खुद सिर्फ ओ नेगेटिव ही लग सकता है। दुनिया में सबसे जो कामयाब ब्लड ग्रुप है ना, वो AB नेगेटिव है, जो सिर्फ 1% लोगों का है, सिर्फ 1% लोगों का है। अच्छा, इस हवाले से बात दिलचस्प फैक्ट है, वो हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप है ना, वो O पॉजिटिव है। वो O पॉजिटिव जो है वो 37% लोगों का है। O पॉजिटिव जो है वो O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को खून दे सकता है, और उसको O पॉजिटिव और O नेगेटिव लग सकते हैं। अच्छा, फिर 34% लोगों का जो है वो A पॉजिटिव है, और उसको दे कौन सकता है, वो A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, और वो ले सकता है खून A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव को, ठीक है। और उसके बाद B नेगेटिव जो है ना, वो भी बहुत नायाब है। AB नेगेटिव तो सबसे है ना, वो 1% लोगों का है, B नेगेटिव सिर्फ 2% लोगों का है। इसी तरह O नेगेटिव जो है वो 6% लोगों का है। इस तरह जो A नेगेटिव है वो भी 6% है। AB पॉजिटिव 4% का है, B पॉजिटिव 10% लोगों का है। लेकिन जो सबसे ज्यादा है 34 और 34% A पॉजिटिव है और 37% जो है वो O पॉजिटिव है। वाह 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 जी वाह, क्या कहने। और देखो अल्लाह पाक ने ये क्या चीज इंसान के अंदर बनाई है कि जिस तरह पेट्रोल अगर इंजन में ना दौड़े तो गाड़ी चल नहीं सकती, इसी तरह अगर खून इंसान की शरियानों में ना दौड़ रहा हो तो इंसान खत्म। वो अजीजी भाई, तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोग ब्लड देते हैं, साढ़े इत्थे घ्यो चीनी दा सुन के अगले दा खून सड़ी जाता। अच्छा, इस हवाले से गुफ्तगू का मकसद भी यही था कि हमें खून देने की, अतिया करने की आदत डालनी चाहिए।
ये सुंदस फाउंडेशन जो थैलेसीमिया के मरीज़ों का इलाज करती है जी। उसके मुताबिक सिर्फ वतन अजीज़ में थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो है ना उनको 8,000 अतियात की ज़रूरत होती है सिर्फ थैलेसीमिया के पेशेंट्स को, ठीक है। और हम दुनिया के कम तरीन जो खून देने वाले मुल्क हैं ना उनमें शुमार होता है, गालिबन लोएस्ट 5% कंट्रीज़ में हमारा शुमार होता है। और वैसे हम बड़ी इशार करने वाली कौम समझते हैं अपने आप मैं को। कहता हूँ जी खाम कि खाई। लोग जा के खुद बाहर के मुल्कों में बाकायदा वक्त निकाल के जाके ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं। यहाँ तो यही जो सुंदस फाउंडेशन वाले हैं, ये यासीन खान साहब बताते हैं कि हमें इसके लिए कॉलेजेस में जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ता है, जहाँ पे मजमा होता है, लोग ज्यादा होते हैं, वहाँ हम जाके कैंप लगाते हैं और उधर से जाके इकट्ठे करके और लाते लोगों को बताना पड़ता है कि खून देने से सेहत बेहतर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो खून लिया जाता है वो ½ लीटर से भी कम लिया जाता है, जो 24 से 48 घंटों में दोबारा बन जाता है। हैं। हाँ जी, मगर और हम गोगा डरे के हुए साथ वो जब खून लेते हैं तो जूस का डब्बा भी देते हैं। नहीं, उसको अगर ये बताओ कि डब्बा कितने लीटर का होता है फिर वो सोच सकता है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद, वैसे बड़े अफसोस की बात है, खैरियत क्या हो गया? इस तरह मैंने ज़माने को बदलते हुए पहली दफ़ा देखा है। क्या हो गया सर? क्या गुस्ताखी सरजद हो गई? आपने नाम के साथ सिर्फ सेनेटर लगाया, तो आप सेनेटर हैं? तो जो साबिक वजीर आज़म आप कहा करते थे या आप साबिक कौमी असम्बली स्पीकर कहा करते थे या आप साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कहा करते थे, लोगों को पता है, जुबान ज़द आम है कि आप बहुत बड़े सियासतदान जुनैद गुजरे। अब चापलूसी करके बकवास नहीं करो। कुमला गए सही, कुमला गए। मैं सब समझता हूँ, तुम मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हो। तुम्हें चाहिए था कि साथ कहते कि साबिक वजीर आजम, चले, और कह तुम्हें देता यह भी हूँ। शर्म नहीं आती कि मुझे ऑपरेशन में तुमने फोन करके मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। इस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? आपको नहीं मालूम, मेरा अमेरिका में हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। ओहो, अब तो आप खैरियत से हैं ना? अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई ऑपरेशन। आपको चाहिए था कि जब मैं अमेरिका में था उस वक्त आप मुझे फोन करते कि मुर्शद क्या हाल है आपका। सर, मुझे नहीं पता चला, वरना मैं जरूर पूछता। अजीब बात है, वैसे आपको पता नहीं चला। हालांकि सोशल मीडिया पे मेरे हर्निया के ऑपरेशन पे बड़ी लेने हुई है। लोगों ने कहा कि जी ये अमेरिका में जाके ऑपरेशन करवाया इन्होंने, हालांकि मामूली ऑपरेशन था, ये पाकिस्तान में भी हो सकता था। बिल्कुल ठीक है तो मैंने आज ये वजाहत भी करनी है जी। देखे, अगर वहाँ एकदम किसी को तकलीफ हो जाए तो उसका ऑपरेशन डॉक्टर कहे कि जल्द अज जल्द जरूरी है, बिल्कुल। तो फिर इंसान क्या कर सकता है। ओह, अच्छा, वहां तकलीफ हुई आपको? जी हाँ, वरना आपको पता है कि मैं तो एक पाकिस्तानी और वतन परस्त आदमी हूँ। वाह वाह जी, ए, भुट्टो। अल्लाह के फजल से हमने अपनी सारी सियासत, अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए गुजारी है। ओहो, वेरी सॉरी मुर्शद, अगर आप किसी मुकामी हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करवाते तो मैं आपकी खैरियत मालूम करने के लिए ज़रूर हाजिर होता। वैसे ये भी एक बदकिस्मती है कि आपकी पूरी हस्बे हाल की टीम में सिर्फ गोगा एक ऐसा शख्स है जो अस्पताल जाता है, और ये भी सिर्फ मरीज का फ्रूट खाने जाता है। गिलानी साहब, ये तो मरीज के कमरे में ऐसे अन्नेवाह जाता है कि जाके पूछते हैं जी मरीज की बिद कहाँ है। देखे जी जी, गोगा जी, आपको शर्म आनी चाहिए और बाकी सबको बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। सदके वो फ्रूट नहीं छोड़ते और आप अपना काम नहीं छोड़ते। काम छोड़ के आपको चाहिए कि अपने पसंदीदा लीडर की खबर ले ले, जरूर चाहिए। चले गिलानी साहब, अब तो अल्लाह ने आपको सेहत दे दी है। ये फरमाएं कि
ये आखिरकार पीपल्स पार्टी ने नून लीग की बात मान के ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला किया है। अदरवाइज तो आपने मुल्तान के मशहूर जो हल्का है 158 उसमें अपने बेटे को बिलाकर टिकट दिया था। वही देखें, मौरूसी सियासत। ये मौरूसी सियासत नहीं है, हाँ, ये मुल्तान की आवाम की मोहब्बत है। जी हाँ, हमारे जो उधर मुरीदैन है वो चाहते हैं कि कोई ना कोई उनके मुर्शद की फैमिली से सामने आता रहे। जी हाँ, मुर्शद क्या बात करते हैं, शाह महमूद कुरैशी अपनी साहबजादी को टिकट दे तो मरूसी सियासत, आप दें अपने बेटे को तो वो मुल्तान के अवाम की आवाज़। ये क्या बात हुई? तो आप जरूर उस पर तनकीद करें जो शाह महमूद ने अपनी बेटी को टिकट दी है। तो आप पे भी करेंगे, उन पे भी करेंगे, पहले उन पे करें, उन्होंने पहले टिकट दी। उसके बाद आप पे करें। नहीं, उसके बाद सेगमेंट का टाइम खत्म कर दे। कुरैशी साहब तो बाद में अपने बेटे सियासत में लेके आए, आप पहले लेके आए हैं। देखे जुनैद मियां, आपको शायद मालूम नहीं है, ये इनसे पूछिए, ये मुल्तान के बासी है। मुल्तान में ये चलता है। जी हाँ, जी हाँ, मुल्तान में जो लोग हमारे चाहने वाले होते हैं, जो मुरीदैन होते हैं, वो किसी और को नहीं देखना चाहते। वो खुद हमें दरखास्त करते हैं, मोहब्बत करते हैं कि शाह जी खुदा के लिए छोटे शाह जी को जरूर सामने लाइए। जी हाँ, जी चूंकि आपको मालूम है कि मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी एक ब्रांड का नाम, सदके कुर्बान। और लोग ये कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी हमारी रेड लाइन है। अच्छा गिलानी साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल की तरफ आए ना, पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इस वक्त आइन को हर मामले में बुरी तरह से पामाल किया जा रहा है और इस मामले में पीडीएम आगे आगे है। देखे, हमने तो आइन के तकद्दुस को कायम रखने के लिए और उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए जी इस साल आइन की सिल्वर जुबली बनाने का ऐलान किया। हाँ, पूरा साल तकरीबात होंगी। जी हाँ, ये चूंकि 1973 में हमारे लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, तो अब इसको पूरे 50 साल हो चुके हैं। हाँ, तो ये जो पीपल्स पार्टी के हाथों से लगाया हुआ पौधा है, हम इंशाल्लाह इसके लिए पूरा साल जश्न मनाएंगे। अच्छा, तकरीबात होंगी, असल बात तो ये है जयाले इस बात पे खुश होंगे कि हर तकरीब में केक काटा जाएगा। नहीं जुनैद साहब, सिर्फ केक नहीं होगा, इंशाल्लाह उसमें गुलकार भी आएंगे, अच्छा, फनकार भी आएंगे, उसमें आसमानी पगूड़े भी लगाए जाएंगे, उसमें इंशाल्लाह कतलम्बे और जलेबियां भी बेची जाएगी, मीठे पकौड़े भी हो गए और नमकीन पापड़ भी हो गए। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बाखुदा ये बहुत बड़ा कदम उठाया है वो पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची ने। इस तरह के सारी आर्ट्स काउंसिल जो हैं खुदा के लिए इस तरह के प्रोग्राम बनाएं। अच्छा जी, ये 3 दिन यहाँ पे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में जी, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची ने एक पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल किया है, बड़ा ही खूबसूरत। उसमें बहुत बहुत बड़े और जीनियस लोगों ने वहाँ पे आके तो इल्म बांटा है। खैर मैं भी उसमें शामिल था, मगर मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ। ऐਵੇਂ कोई समझे कि अपने मुंह मियाँ गोता बन रहा है। मगर वहाँ वाकई जो लोग इकट्ठे हुए थे असातिज़ा, मैं उनको सुनने के लिए गया हुआ था, बल्कि बहुत बहुत बड़े लोग, और उन्होंने लिटरेचर के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की सही, और सकाफत के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। उसमें फिर मुशायरा भी शामिल था, उसमें म्यूजिक प्रोग्राम भी शामिल था। अच्छा, 3 दिन न जी सकाफत के हवाले से बहुत हल्ला गुल्ला रहा, और बड़ी देर बाद लाहौर में फैज़ फेस्टिवल होता है, हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी। फैज़ मेला होता है। बिल्कुल। उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसा प्रोग्राम कई सालों के बाद देखने को मिला है। और इसमें पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल है,
उसका शुक्रिया उसके जो प्रेसिडेंट हैं अहमद शाह साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये कदम उठाया। हाँ जी। देखें, हम जब नए नए यहाँ आए थे ना जी, तो उस वक्त पंजाब आर्ट्स काउंसिल जो थी ना, इसमें इस तरह की चीजें होती थी। तो वो एक डांस ग्रुप जो है वो बना होता था यहाँ पे, वो मुलाजम थे डांसर सारे। अच्छा। वो आर्ट्स काउंसिल के मुलाजम थे। उसमें सिंधी रक्स, उसमें बलोची रक्स, उसमें पख्तून रक्स, जी जी जी। हाँ जी, फिर उसमें पंजाबी भंगड़ा, ये सारी चीजें दिखाई जाती थी। पूरे पाकिस्तान का कल्चर दिखाया जाता हाँ था। जी। और ये मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगह पे तकरीबात में जाके ये लोग अपने फन का मुजाहरा करते हैं। बैरून मुल्क में मेरा ख्याल शायद बैरून मुल्क बैरून भी मुल्क जी में। बहुत बहुत दूर ये अपने मुल्क जाते की पहचान कराते थे। पहचान कराते थे। और फिर बहुत से ऐसे फनकार थे, गुलकार, जो पंजाब से पूरी दुनिया में जाते थे पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तरफ से, और जाके वो फन का मुजाहरा करते थे। म्यूजिशियन जाते थे। मुझे याद है कि वो एक ढोल वाले होते थे, पप्पू ढोल वाला जी, तो उन्होंने बाहर यूरोप में ढोल बजाने का मुजाहरा किया। और उधर सुना है कि बड़ी वाह वाह हुई। उन्होंने इस किस्म का वहां पे ढोल बजाया वाह जी। कि पूरा जो वो फेस्टिवल था, पूरी दुनिया से आए हुए हर मुल्क का सकाफती ताइफा, जी जी। वो उसमें वो सारे उनके सामने इकट्ठे हो गए। क्या हमने एक दफा जिक्र भी किया। बहरहाल ये आर्ट्स काउंसिल ने, जो कराची आर्ट्स काउंसिल ने हमारे पूरे पाकिस्तान में सोई हुई आर्ट्स काउंसिलों को ये एहसास दिलाया है कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। इस पे कराची में जो पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल है उसका बहुत मैं तो मशकूर हूँ दिल से। सही। अच्छा, अब एक आध शख्स ने इस तकरीब के ऊपर तनकीद भी की है कि ये सिंध की हुकूमत का बजट था, ये उधर जाके क्यों लगाया गया, पंजाब में क्यों लगा रहे हैं। खुदा रहा ऐसी बातें ना करें। ये पूरे पाकिस्तान में ये आर्ट्स काउंसिलों का रवाज होता था। पाकिस्तान के दूसरे सूबों या शहरों में क्या, पूरी दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ कि जाते थे ये लोग। इससे लसानियत को, सूबाई तासुब को हवा मिलती है। आप साथ ये कहें कि नहीं मैं लसानियत से हट के बात कर रहा हूँ, फिर भी ये मिल रही है हवा। हाँ जी। ये लसानियत की ही बात है। ऐसी बात ना करें, खुदा रहा ऐसी बात ना करें। बल्कि मैं फनकारों से भी कहूंगा कि कोई अपने कॉमेडी फन का मुजाहरा करते हुए या किसी अपनी तहरीर सुनाते हुए कोई ऐसा जुमला कहते हुए, खुदा के वास्ते ये सूबों के, ये कौमों के नाम लेने छोड़ दें। पठान का लतीफ़ा सुना रहा हूँ या पंजाबी का लतीफ़ा सुना रहा हूँ या सिंधी का ये ना करें, ये अब छोड़ दें। अपने आप को एक करें, खुदा के वास्ते एक करें, एक बने। हाँ जी। ये ना इस तरह की बातें करें। अब तो आपको पता होना चाहिए कि फौरी तौर पे क्यों मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में आपके जो दुश्मन बैठे हुए हैं उनको यही तो है कि भाई इनको तो तकसीम करना बड़ा आसान है। ये मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ कबीले हैं जो एक जगह पे बस रहे हैं। बिल्कुल। तो यही तो हमारी पाकिस्तान की शान थी और है मोहब्बत आपस में। मैं तो खुदा की कसम ये बरमला कहता हूं कि मैं अपने आप से और पठान को, अपने आप से बलोच को, अपने आप से सिंधी को बहुत अच्छा समझता हूं और बड़ा अहम समझता हूं। वो मुझसे ज्यादा पंजाबी, मैं पंजाबी हूं अगर, तो मुझसे वो ज्यादा अहम है इस मुल्क के लिए। उनकी ज्यादा खूबसूरत शख्सियत है। मैं तो पठानों को देख के इतना मजा लेता हूं कि यार ये कितने कमिटेड, कितने मेहनत कश और कितने प्यारे लोग होते हैं और कितने मेहमान नवाज, मोहब्बत से भरे हुए लोग। उसी तरह हमारे बलोची भाई, मैं बलोचिस्तान में गया हूं, इतना प्यार करने वाले लोग, इतना खूबसूरत। अगर हादसा कहीं एक आध होता है तो आपको ये फील होना चाहिए कि ये आपका दुश्मन है जो आपके अंदर बैठ के इस तरह की बात या इस तरह की वारदात कर जाता है। वो सारा बलोचिस्तान ऐसा नहीं है, सारा पख्तूनख्वा ऐसा नहीं है, सारा पंजाब ऐसा नहीं है, सारा सिंध ऐसा नहीं है, सारा आजाद कश्मीर ऐसा नहीं है। हर जगह पे अच्छे लोग हैं, बिल्कुल, और बीच में एक आध बुरा भी होता है। एक दूसरे को ये मत डिस्कस करें कि ये हमारा बजट था उधर क्यों लग गया, ये हमारी आर्ट्स काउंसिल थी उधर क्यों। ओ खुदा के वास्ते ये क्या कर रहे हैं। पूरे कराची के लोग आके इधर पंजाब में काम करते रहे हैं, बेपनाह इज्जतें उन्होंने वसूल की हैं। आप मोहम्मद अली साहब से शुरू हो जाएं तो आज तक आप देखें बेशुमार फनकार और फनकाराएं जो हैं सिंध की, कराची की, वो लाहौर में आपके काम करती रही हैं। अभी भी सारा लाहौर जो है वो कराची में जाके काम कर रहा है। ये
इसमें ये कैसे हो गया कि वो कराची है और ये लाहौर के फनकार हैं और वो ये हमारी आर्ट्स काउंसिल है, ये वो ना यार, खुदा के वास्ते पाकिस्तान का फनकार है, पाकिस्तान की आर्ट्स काउंसिल है, लाजमन ये एक्सचेंज करें इस तरह के प्रोग्राम। भाई दूसरे मुमालिक से फनकार आके इधर काम करते हैं, उन पे थोड़ा खर्चा होता है, उनको लाने पे, उनको रखने पे। उस वक्त तो आप नहीं बोलते, और नहीं बोलना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरे मुमालिक के कल्चर को भी आप अगर देखना चाहते हैं या उससे अपना जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मगर आपस में यहाँ पे जो सारे शहर और सारे सूबे और सारी कौमें जो हैं वो तो बिल्कुल ये करें प्रोग्राम इस तरह के। बाखुदा ये बहुत बड़ा कदम उठाया है वो पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची ने। इस तरह के सारी आर्ट्स काउंसिल जो हैं खुदा के लिए इस तरह के प्रोग्राम बनाएं, दूसरे सूबों में जाके मोहब्बतें बांटें, दूसरे लोगों के साथ जाके इंटरेक्शन करें, उनसे मिलें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ डायलॉग करें, उनको बताएं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम एक हैं। और ये रवैये बदलना बहुत ज़रूरी है, बल्कि नागज़ीर है। जी जी जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल। और आज की छोटी सी बात ये कि गए वक्तों में बीवियां रात के खाने पे इंतज़ार करती थी शौहरों का कि वो आएंगे तो खाऊंगी, अब इंतज़ार करती हैं वो लाएंगे तो खाऊंगी। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।